नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बर्ड चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में आज जो हम चार्ट लेने वाले हैं वो उमंग तनेजा जी का है। तो मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत कुछ इनसे सीखा भी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी पूरा है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाला, तो वो काफ़ी हद तक इनका ही योगदान है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उनका खुद का भी चार्ट मैंने एक बार उनसे पर्सनली मांगा था, तो ही वॉज क्वाइट जनरस टू प्रोवाइड मी। तो आज मैंने सोचा कि चलो उनका चार्ट का भी एक एनालिसिस है वो कर लें और आप लोगों को बताएं कि कैसे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप चार्ट को देख करके जो आपका पहला ग्लिम्स होता है, जो पहला आपको समझ में आता है वो ये है कि द पर्सन इज़ वेरी गुड। तो उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले ये कि जो मार्स है, अगर असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में हो जाता है तो पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो वो हो जाता है कि वो अपने टर्म्स पे चीज़ों को करना चाहता है और अपने हिसाब से। और क्योंकि अगर मंगल जैसा ग्रह है तो फिर वो झुकता नहीं है लोगों के आगे, वो अपना रास्ता खुद ही बनाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है ना कि जो 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, वो सब एक साथ ही यहाँ पे लग्न में बैठे हैं, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं से भी ये इनकी लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई होगी तो वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस टाइप, या फिर बहुत ज़्यादा इनको होता ना कि बहुत सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आउट ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये राइज किए होंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा आगे किए होंगे। एक और चीज़ होता है कि जब आपका 8th लॉर्ड 6th लॉर्ड ये सब लग्नेश के साथ इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, तो थ्रू आउट दी लाइफ द पर्सन डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ये इनका रहता है कि जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, तो मुझे हार्ड वर्क हमेशा करते रहना है। तो ये इंसान का एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होता है। तो अब इनका अगर आप ऐसे कंट्रीब्यूशन देखें तो इनका अपना एक ब्लॉग है, अपना वेबसाइट है, फिर उन्होंने कई सारे बुक्स भी पब्लिश किए। सो ऑल इन ऑल वो होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट आपकी होती है और आपका वो पूरा डेडिकेशन होता है कि आपको ये पूरा करना है, सो देन ओनली इट वर्क्स। सो इन दैट वे ये चार्ट बहुत ही अच्छा है। और एक और चीज़ जो आप देख रहे हो कि सन और मार्स यहाँ पे असेंडेंट में है एंड सन इज एक्सॉल्टेड, तो उसका एक सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि इंसान का जो सेल्फ एस्टीम है वो इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि वो कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है। रादर देन दैट वो इंसान काम क्या कर रहा है और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, दैट इज़ इन अ वे उसका जो ईगो है या फिर जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत हद तक उससे सेटिस्फाई रहेगा। और बिकॉज सन यहाँ पे उच्च का है तो इनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। और होता है ना कि इंसान जो काम ऐसा करता है तो उसके कारण उसका सेल्फ एस्टीम हमेशा ही हाई रहे, तो यहाँ पे उस तरह का ट्रीट मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए कि लग्न में मंगल है और साथ में यहाँ एकादश भाव में शनि भी बैठा हुआ। शनि बैठ करके यहाँ पे मंगल को दृष्टि दे रहा है। तो एकादश का शनि जो यूजुअली मैंने देखा, तो ऐसे लोग थोड़े वो मजाक करने वाले टाइप ज़्यादा होता है, मजाक करने वाले टाइप, या फिर वो कहो कि जो इन्जॉय ज़्यादा करना चाहता है। उसका एक कारण ये होता है कि जो 11th हाउस होता है वो हमारे सर्कल का होता है, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क का। और यहाँ पे अगर शनि है तो ये इंसान जम के मज़ा करता है, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा करता है और उसको उसमें मज़ा भी आता है कि लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए और लोगों के साथ एक सोशलाइज किया जाए, तो उसमें इनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि यहाँ पे चंद्रमा को अगर आप देखें तो इस कुंडली में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या फिर इशू वाला जो मुझे ग्रह लगा वो है चंद्रमा। चंद्रमा के आसपास कुछ नहीं, यहाँ पे बस वीनस की एक दृष्टि है, जो कि एक क्लासिकल केस है केंद्रम दोष का। और यहाँ पे क्या है कि मंगल की भी दृष्टि है और यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है और चंद्रमा यहाँ पे नीच का है। हालांकि ये चंद्रमा जो नीच का है तो इसका जो स्वामी यहाँ पे लग्न में जाकर के बैठा है। अब नीच का होने का मतलब क्या बनता है? तो सबसे पहले ये कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपका जो मून है वो 8th हाउस में होना चाहिए, या फिर 8th हाउस के आसपास का उसका रहना चाहिए, या फिर आपका जो राहु है वो 8th हाउस में होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपका अगर इंट्यूटिवनेस ऐसा अगर आता नहीं है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो नेचुरल इंटरेस्ट, अगर वो पैटर्न्स रिकग्निशन वो सब में अगर नहीं आता है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन नहीं पाओगे। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए मून का 8th हाउस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, जो मैंने बहुत सारे चार्ट्स को देखा है और इतने सारे चार्ट्स देखने के बाद खास करके जब मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और बहुत ज़्यादा उन्होंने आगे अपना नाम कमाया, या फिर जिनकी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी हुई,
तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि अष्टम भाव अष्टमेश तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और साथ ही साथ जो उनकी जो एबिलिटी होती है टू रीड चार्ट और टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वो तभी होता है जब आपका अष्टम भाव में चंद्रमा होता है। तो वो चीज़ है, और ये बहुत सारे एस्ट्रोलर्स का मैंने एज इट इज़ ऐसे ही देखा है। अब ये आप कोइंसिडेंस कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि यहाँ इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आपका जहाँ पे रुझान होगा आप वहीं पे ग्रो कर पाओगे। इनफैक्ट मेरा खुद का भी चंद्रमा अष्टम भाव में है। अब लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो और वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि आपको अगर पता है तो दैट इज़ अ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का क्या है कि वो डंक मारने वाली जो टेंडेंसी होती है वो होती है, विच मीन्स दैट द पर्सन विल बिकम वेरी विटी, और वो द पर्सन विल बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। वो चीज़ों को अजीब तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो ये एक एस्पेक्ट भी यहाँ पे आ जाता है अगर आपका चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में हो जाता है, और वृश्चिक राशि का खास करके, क्योंकि वृश्चिक राशि का वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे मंगल और शनि दोनों की दृष्टि, तो उसमें क्या होता है ना कि जब बात करने का तरीका होगा या फिर जो चीज़ों को लोग पॉइंट आउट करेंगे, मतलब ये अगर किसी तरह से पॉइंट आउट करेंगे किसी चीज़ को, तो दैट विल बी मोर ऑफ अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव रादर देन पॉजिटिव। तो वो एक एस्पेक्ट ये रहता है। हालांकि ये पर्सन खुद ही पॉजिटिव है, लेकिन होता है ना कि आपका जो अप्रोच होता है चीज़ों को लेकर के, आप पहले क्या देखना चाहते हो या फिर पहले क्या एनालाइज करना चाहते हो, तो वहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पे चंद्रमा के आसपास कुछ है नहीं, और यहाँ पे अगले भाव में केतु है, तो ये एक एस्पेक्ट होता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाता है। और क्योंकि केतु है तो होता है कि इंसान बहुत हद तक जो काम होता है वो अकेले ही मैनेज करता है, वो लोगों की यूजुअली हेल्प उतनी नहीं लेता है, और अकेले ही कोशिश करता है कि अधिकतर चीज़ वो खुद मैनेज करे। और ये मैंने देखा कि एक केंद्रम दोष वाला जो अगर चंद्रमा होता है तो उनका फ्री माइंडसेट होता है। वो ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक होने के कारण या फिर माहौल में ढलने के कारण अपने आप को चेंज कर लेंगे। उनका अगर रहता है कि नहीं, मुझे अपना फ्री माइंड के साथ मुझे इस तरह से अप्रोच करना है, तो वो फ्री होकर के करते हैं। उसके विपरीत अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा बृहस्पति साथ में, चंद्रमा शनि साथ में है, तो उनका जो अप्रोच होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आप देखोगे, काफ़ी ज़्यादा एक मेथड या फिर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड देखोगे। ऑन कॉन्ट्ररी जब आपका चंद्रमा अकेला होता है तो आप थोड़े फ्री माइंडसेट के ज़्यादा होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनका राहु विच इज़ इन दी थर्ड हाउस, और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इंसान को बहुत ही रिफ्लेक्सेस में बहुत तेज़ बना देता है। तो इंसान देखते ही चीज़ों को परख लेता है, देखते ही चीज़ों को समझ जाता है कि कहाँ पे क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस जो इनका जजमेंट होता है दैट इज़ वेरी गुड। राहु मैंने यूजुअली थर्ड हाउस में उनका देखा जो हाथ से काम कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका हॉकी स्किल्स है, आपके बैटिंग स्किल्स है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए, तो उस केसेस में राहु इन द थर्ड हाउस वर्क्स वंडर। तो बहुत सारे अच्छे बैट्समैन का मैंने भी देखा है कि उनका राहु थर्ड हाउस में होता है। तो इन अ वे कि अगर आपको रिफ्लेक्सेस अच्छे चाहिए तो उसके लिए राहु बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। दूसरा ये कि आपको किसी भी चीज़ में मतलब कि सामने वालों को बहुत जल्दी कॉम्प्रिहेंड करना है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, तो इन दैट केस ऑल्सो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देता है। सो ओवरऑल अगर मैं ये चार्ट का बोलूँ तो इट इज़ अ वेरी वेल बैलेंस चार्ट, बहुत ही वेल बैलेंस पर्सनालिटी है इनकी, तो वो सब ठीक है। बस एक चंद्रमा का यहाँ पे, बट चंद्रमा यहाँ होने के कारण ही ये एस्ट्रोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाए, तो अगर वो भी नहीं होता तो फिर वो कहीं और होते। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ ना होकर के यहाँ पे होता तो कंपेरेटिवली थोड़ा लग्जरियस लाइफ ज़्यादा होता, थोड़ा आराम वाला, और मतलब कि इतना एफर्ट नहीं डालते जितना कि इन्होंने अभी डाला है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेट्स हम लोग देख लेते हैं। अभी एक चीज़ मैं बता दूं कि इनका जो टाइम मैंने लिया दैट इज़ 5:45 दिल्ली का। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये पूरी तरह से सही है कि नहीं, लेकिन मान के चलता हूँ कि यही इनका जो कोऑर्डिनेट्स है वो सही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी, मुझे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ में आई, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे लगा वो ये है कि इनका जो केतु वाला फेज़ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका प्रोग्रेस हुआ होगा। भले ही यहाँ पे 9-12 है, विच मीन्स दैट कि चांसेस ऑफ मूविंग टू मल्टीपल प्लेसेस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 10-11 है तो केतु वाला फेज़ हार्डवर्क के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव भी किया होगा। केतु यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने को देता है,
ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपके लिए केक वॉक हो जाए। और ये एक ऐसा फेज़ मुझे लगता है कि 90 से लेकर 97 तक का फेज़, जहाँ पे इन्होंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया होगा। और उसके बाद जैसे ही वीनस वाला फेज़ आता है, तो वीनस में यहाँ पे क्योंकि 8-12 है, तो आई थिंक ये वीनस वाला फेज़ है। एम्बियंस अच्छा रहा होगा, जहाँ कहीं पे भी होंगे वहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत मतलब कि लग्जरी है, उस टाइप का होगा। लेकिन ग्रोथ जो इन्होंने केतु वाले फेज़ में देखा होगा, वो वीनस में तो नहीं रहा होगा। ये 3 साल उस लेवल का ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। इसके बाद जो वीनस सन वाला फेज़ आता है, दैट इज़ वेरी गुड। वीनस सन यहाँ पे यूजुअली इंसान को प्रोग्रेस बहुत जल्दी दे देता है, और मुझे यहाँ पे लगता है कि इनका इस पॉइंट पे इनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली होगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े होंगे, तो दिस वुड हैव बीन अ बेटर फेज़ फॉर हिम। उसके बाद जो फेज़ आता है, दैट इज़ ऑफ मून। ये भी यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे मार्स में है। मार्स का 1-8-12 और यहाँ पे नीचे कॉन्सिक्वेंटली 12 बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब देखिए 12 है, 8 है, तो 8 किस तरह से यहाँ पे फलित होगा। सबसे पहले तो ये कि अष्टम भाव में चांद है, ये मैंने बोल दिया, और ये वृश्चिक राशि का है। और वृश्चिक राशि का जो चांद होता है, वो थोड़ा मैनिपुलेटिव इंसान को बना देता है, थोड़ा विटी टाइप बना देता है, थोड़ा होता है ना स्कॉर्पियन टाइप, जो उसका नेचर होता है वो बना देता है। सो दैट वुड हैव बीन द रोड ब्लॉकर फॉर हिम, और कुछ नहीं, बट ये जो एटीट्यूड होगा वो अष्टम का चंद्रमा वाला, उसके कारण से बहुत सारा यहाँ पे इशू हुआ होगा, और कुछ हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद राहु वाला फेज। अब राहु का क्या होता है कि पहले 2 साल तो यहाँ पे ख़राब होते हैं। उसका ये रीज़न है कि अगर आपका राहु ख़राब है, जैसे यहाँ पे 6-12 रिपीटेडली है, तो राहु जुपिटर और राहु केतु तक का तो फेस है, ये थोड़ा मुश्किल वाला रहता है। उसके बाद जैसे राहु वीनस वाला ये फेस शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर ग्रोथ वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये है। और उसके बाद फिर जुपिटर वाला फेस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम, बहुत ज़्यादा कमाई भी काफ़ी अच्छी हुई है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है इन करियर पर्सपेक्टिव, तो वो चीज़ है। सैटर्न भी यहाँ पे ठीक है, सैटर्न का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे 6, 10, 11 का एक पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सैटर्न इन अ वे इज़ मोर पोटेंट इन प्रोवाइडिंग ग्रोथ। तो यहाँ पे ये, और क्योंकि यहाँ पे 3, 6, 10, 11 भी दिखाई दे रहा है, तो विच मीन्स दैट इन अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि 6-12 है, बट 10-11 इज़ एबल टू ओवरकम द 6-12, वो चीज़ है। तो यहाँ पे चल करके ऐसे, और सैटर्न वाला फेज में मुझे ऐसा लगता है कि ही मस्ट हैव गॉट क्वाइट अ गुड लाइमलाइट। सैटर्न यहाँ पे एकादश भाव में भी है, तो ये भी दिखा रहा है कि जो इनका नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होगा इस वक्त वीनस सैटर्न वाले फेज में, और बहुत लोग इनको जाने होंगे। तो ये चीज़ है। और उसके बाद फिर आगे का अगर हम फेज देखें, तो मरकरी सीम्स टू बी मीडियोकर, इसमें कुछ खास सच कुछ है नहीं। और केतु भी इट्स ओके, गुड पार्ट है। केतु का भी ये 1 साल के फेज़ है, विच वुड हैव बीन अ बेटर फेज़, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनका जो काम करने का तरीका है वो चेंज हुआ होगा, या फिर इन्होंने अपने काम को एक्सपैंड किया होगा ये केतु वाले फेज़ में, तो ये चीज़ है। और उसके बाद सन हैज़ बीन क्वाइट ओके टाइप। मून भी इनका अच्छा ही है, मून का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मून एज सच कोई इशू दिखा नहीं रहा। सो ऑल इन ऑल गुड। बट इसके बाद जो मार्स वाला फेज़ होगा वो थोड़ा दिक्कत देगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, या फिर हेल्थ भी हो सकता है, और इन केस वो होता है ना कि जो अप्रोच आप लेते हो फॉर गेटिंग थिंग्स डन, तो वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा मुझे चार्ट में सच कोई इशू नहीं दिखा, और इन जनरल इफ़ आई हैव टू जज द पर्सन इज़ वेरी गुड। बट ये है कि द वे द पर्सन कम्युनिकेट्स, या फिर जिस तरह से आप कन्वे करते हो बिकॉज ऑफ दिस मून इन दी स्कॉर्पियो, वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी जनरस एंड वेरी काइंड हार्टेड पर्सन आई वुड से। सो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस इनके वीडियोस को मॉनिटर करने के बाद और इनका बर्ड डिटेल्स लेने के बाद। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। उसी हिसाब से मैं अपनी अगली वीडियोस बनाऊंगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।